हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न कपास की कटाई और बुनाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। औद्योगिक क्रांति में कार्डिंग शब्द उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अगला प्रश्न है, 1794 में कपास जिन का आविष्कार एली व्हिटनी ने किया था जो डैश के थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका के। 1780 के दशक में कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया था। 1794 में अमेरिकी निवासी एनी व्हिटनी ने कपास जीन का आविष्कार कर कपास उद्योग में क्रांति ला दी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक आविष्कार होने के पश्चात औद्योगिक क्रांति ने अपनी रफ्तार तीव्रता से पकड़ ली। मशीनों के आविष्कार के पश्चात कच्ची रुई को काटकर उसका धागा बनाने और उससे कपड़ा बनाने में तीव्रता आई। कपास उद्योग से संबंधित प्रमुख आविष्कार हैं। 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया। इससे कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ। 1765 में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। इससे मजबूत धागा बनाया जाता था। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया। ये धागा काटने की मशीन थी। 1787 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। धागा टूटने पर मशीन स्वतः ही बंद हो जाती थी। अगला प्रश्न है, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन के ने। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन के ने। अगला प्रश्न है, जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डैश में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1733 में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स हरग्रीव्स। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में जेम्स हारग्रीव्स के किस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पिनिंग जेनी। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स हारग्रीव्स। अगला प्रश्न है, एडमंड कार्टराइट ने डैश का आविष्कार किया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पावर लूम का। अगला प्रश्न है, सूची 1 के तकनीकी 9 प्रवर्तनों को सूची 2 के खोजकर्ताओं से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। फ्लाइंग शटल लूम का जॉन के होगा, कताई मशीन या स्पिनिंग जेनी का जेम्स हरग्रीव्स होगा, वाटर फ्रेम का रिचर्ड आर्कराइट होगा और म्यूल का सैमुअल क्रॉम्पटन होगा। अगला प्रश्न है, कपास मिल किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिचर्ड आर्कराइट ने। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के संदर्भ में 18वीं सदी में ऐसे कई आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को तेज कर दिया, जिससे ज़्यादा मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। दरअसल कपास नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास उत्पादन में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई और इसी समय रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपास मिल की स्थापना की। अगला प्रश्न है, साइरस मैक्रोमीक ने किस वर्ष में पहली यांत्रिक रस्सी का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1831 में। साइरस मैक्रोमीक ने 1831 ईस्वी में पहली यांत्रिक रस्सी का आविष्कार किया था। साइरस मैक्रोमीक अमेरिकी उद्योगपति और आविष्कारक थे, जिन्होंने औद्योगिकरण के युग में अपने आविष्कार से एक नए युग का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस न्यूकामेन। पहले भाप इंजन स्टीम इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकामेन ने 1712 में किया था। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खदानों में होता था। जेम्स वॉट को भाप के इंजन के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर अर्थात प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। 1769 तक जेम्स वॉट ने अपने उन्नत डिजाइन पर पेटेंट हासिल कर लिया था। उन्होंने एक धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन की सहायता से 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया और इसके साथ ही दीर्घकालीन एवं मुनाफे की भागीदारी सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किया। सर्वप्रथम थॉमस सेवरी ने 1698 में कारखानों से पानी बाहर निकालने के लिए माइनर्स फ्रेंड नामक भाप के इंजन का मॉडल बनाया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक वॉट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेजों ने पारंपरिक नौकायान जहाज़ों को वाष्प शक्ति से चलने वाले जहाज़ों के साथ बदल दिया। अगला प्रश्न है, जेम्स वॉट को जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाप के इंजन के लिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पारंपरिक नौकायान जहाज़ों को डैश के साथ बदल दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाष्प शक्ति से चलने वाले जहाज़ों से। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाप के इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाप इंजन के पूर्व आधुनिक डिजाइन को थॉमस पॉपिन द्वारा तैयार किया गया था। ये कथन गलत है। उन्होंने उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन के साथ एक दीर्घकालीन और मुनाफे की भागीदारी सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये सही है। 1769 तक जेम्स वॉट ने अपने उन्नत डिजाइन पर पेटेंट हासिल किया। ये सत्य है। और स्टीम इंजन की डिजाइन थॉमस न्यूकॉमेन ने तैयार किया था। ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के आविष्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकी क्लेमेंट एडर ने एक ग्लाइडर में एक नियंत्रित उड़ान बनाई। ये कथन गलत है। क्लेमेंट एडर एक फ्रांसीसी आविष्कारक और इंजीनियर थे, न कि अमेरिकी। इन्हें मुख्य रूप से उड्डयन प्रणाली में अग्रणी कार्य के लिए जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम एक ग्लाइडर में नियंत्रित उड़ान बनाई थी। इन्होंने हल्के भाप इंजन से संचालित एडर इयोले नामक मशीन का निर्माण किया और 1890 में उसे पहली बार उड़ाने का प्रयास किया। कालांतर में इन्होंने हवाई जहाज के आविष्कार में कई प्रयास किए और कुछ हद तक सफल भी रहे। बाकी के तीनों कथन सही दिए हुए हैं। सर जॉर्ज केली वायु गतिकी के आविष्कारक थे। सर जॉर्ज केली ने 1853 में अपना पहला यात्री वाहक ग्लाइडर बनाया। फ्रांसीसी जीन मेरी ले ब्रिस ने 1856 में अश्वचालित ग्लाइडर वाली पहली चालक उड़ान बनाई। अगला प्रश्न है, 1840 में हाइड्रोलिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग। 1840 से 42 में हाइड्रोलिक इंजन का आविष्कार विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ये एक अंग्रेज इंजीनियर तथा उद्योगपति थे। इन्होंने उच्च दबाव वाली हाइड्रोलिक मशीनरी का आविष्कार किया और साथ ही बंदूकों के नए डिजाइन का निर्माण में एक नवीन ऊर्जा का संचार पैदा किया। अगला प्रश्न है, पहली रेलगाड़ी डैश के बीच चली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थाणे से बम्बई। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी तथा दूसरी रेल कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी। 7 मार्च 1870 को हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे लाइन आधिकारिक तौर पर खोली गई। भारत में रेलवे ने सुदूर आंतरिक भागों को बंदरगाहों के साथ जोड़ दिया। विश्व इतिहास में पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने ब्लचर नामक इंजन बनाया था। रेलवे सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच चलवाया गया था। 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य रेलवे चलाई गई थी। 2 स्कॉटिश इंजीनियरों मैकडेम और टेलफोर्ड ने सड़क निर्माण का विज्ञान विकसित किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहली रेलवे लाइन डैश पर स्थापित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन ने डैश को जोड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बॉम्बे से थाणे को। अगला प्रश्न है, हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे लाइन आधिकारिक तौर पर डैश पर खोली गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 मार्च 1870 को। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे ने किसको जोड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुदूर आंतरिक भागों को बंदरगाहों के साथ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 2 स्कॉटिश इंजीनियरों मैकडेम और टेलफोर्ड ने डैश का विज्ञान विकसित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सड़क निर्माण का। अगला प्रश्न है, 1804 डैश ने भाप से संचालित प्रथम रेलगाड़ी का दक्षिण वेल्स में एक औद्योगिक रेल लाइन पर चलाने की पहल की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिचर्ड ट्रेवेथिक। 1804 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने भाप से संचालित प्रथम रेलगाड़ी का दक्षिण वेल्स में एक औद्योगिक रेल लाइन पर चलाने की पहल की। 1769 ईस्वी में ही जेम्स वॉट ने अपने उन्नत डिजाइन पर पेटेंट हासिल कर लिया था। अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि आप 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में भूस्वामी
के समूह के सदस्य हैं। कॉर्न लॉ के समाप्त होने से आप पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इससे दूसरे देशों से मक्के के आयात में बढ़ोतरी हुई। 18वीं सदी के आखिर दशक में ब्रिटेन में बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे कॉर्न लॉ कहते थे। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को तत्काल समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों जैसे मक्के का आयात बड़ी मात्रा में किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति डैश के साथ शुरू हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाप की शक्ति। 1970 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 के दशक के मध्य हुए औद्योगिक विकास व विस्तारों के लिए करते थे, किंतु कुछ समय बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। उनका मानना था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व वाणिज्यिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ भाप की शक्ति नामक भाप का इंजन बना तथा 1769 में जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बनाया और एक परिवहन की क्रांति शुरू हुई। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के साथ क्या हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक परिवहन क्रांति। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाणिज्यिक क्रांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहलू को औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संरक्षणवाद की सरकारी नीति। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात लगभग 1750 ईस्वी में हुआ एवं इस क्रांति से लगभग सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके मानव जीवन के स्वरूप को ही बदल डाला। इस क्रांति के कारण भाप इंजनों के लिए नई वाणिज्यिक लाइनों की स्थापना, यातायात, संचार और बैंकिंग के नए तरीकों का विकास, रेल, नहर परिवहन के सापेक्षिक लाभ, जनसंख्या में उछाल आदि का प्रभाव बढ़ता है। संरक्षणवाद की सरकारी नीति का इस क्रांति पर कोई प्रभाव नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को गहरे रूप से प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से फैक्ट्रियों ने ग्रामीण लोगों को काफ़ी रोजगार प्रदान किया। इसने पूंजीवाद और उद्यमी वर्ग के उदय को भी प्रोत्साहित किया। इसने औद्योगिक मजदूर वर्ग के शोषण को भी बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्रांति में उपभोक्ता वस्तुओं में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मूल निवासियों का विस्थापन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।